हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 23 जनवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 23 जनवरी 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले रिवीजन सेक्शन से। कल हम लोगों ने जो भी चीजें पढ़ी थी उसको रिवीजन करेंगे, फिर आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी उत्तराखंड राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने की मंजूरी दे दी है। भारतीय सेना की मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम डेयर डेविल्स इसने टोटल 20.40 फीट ऊंची एक पिरामिड, मानव पिरामिड को बना करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया हुआ है और ये गणतंत्र दिवस की झांकी में प्रदर्शन किया जाएगा। कॉफी उत्पादन के मामले में भारत में विश्व में 7वां स्थान है और भारत में सबसे पहले नंबर पर कर्नाटक है, भारत का 7वां स्थान। एक पुस्तक आई है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, इसको लिखा है पंकज मिश्रा ने। इसके अलावा फ्रांस जो है ये सैन्य अभ्यास ला पैरोस का आयोजन कर रहा है इस बार, और भारतीय सेना भी इसमें शामिल हो रही है, भारतीय नौसेना शामिल हो रही है और दुनिया भर की टोटल 9 नौसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। अमेरिका ने राष्ट्रपति ट्रंप के शपथ ग्रहण का एक दिन पहले ही टिकटॉक पर बैन लगा दिया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया है कि हम इसको दोबारा से लाएंगे टिकटॉक को। आरबीआई ने बैंक लाइसेंस के लिए नई सलाहकार समिति का गठन किया है, इसके अध्यक्ष एस के जैन बनाए गए हैं। और कर्नाटक ने विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का संस्करण जीत लिया है। इसके अलावा चीन जो है दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है और उत्तराखंड ने भूतापीय ऊर्जा के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया 1 मिनट में वन लाइनर फॉर्मेट में रिवीजन। इसका डिटेल करंट अफेयर देखना है तो कल की वीडियो देखिए। क्विज सॉल्व करना है या पीडीएफ चाहिए आपको तो फ्री में आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी। एमजेटी ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, किसकी जयंती पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है? तो आज यानी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे, महान स्वतंत्रता सेनानी और में भी हो सकता था अगर ये जिंदा होते तो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे। खैर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती, इनका जन्म हुआ था कटक में, इनकी जयंती होती है 23 जनवरी को, इसलिए 23 जनवरी को हम लोग मनाते हैं पराक्रम दिवस। पहले पराक्रम दिवस नहीं मनाया जाता। पराक्रम दिवस की घोषणा 2021 में की गई है। तो घोषणा कब की गई है ये भी पूछा जा सकता है। तो इसकी घोषणा 2021 में पीएम मोदी ने की थी। ठीक है, 128वीं जयंती इस बार है। इनका जन्म 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। कहां पर? उड़ीसा के कटक में। अच्छा, भारत पर्व की शुरुआत अब इसी टाइम पर होती है। मतलब पहले क्या होता था कि जो 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस समारोह है, जिसे अब भारत पर्व समारोह कर दिया गया है, ये 24 जनवरी से शुरू होता था, लेकिन अब पराक्रम दिवस से शुरू होता है, यानी 23 जनवरी से शुरू होता है। कब तक चलता है? 31 जनवरी तक चलता है। विभिन्न प्रकार की परेड निकलेगी, विभिन्न राज्यों की झांकियां निकलेंगी, विभिन्न संगठनों की झांकियां निकलेंगी। ठीक है ना, तो काफी लंबा प्रोसेस होता है राजपथ पर, लाल किले पर। ठीक है, चलिए। तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ओडिशा के कटक में 3 दिवसीय कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है इनके सम्मान में। ये प्रमुख और जो रहे हैं चर्चित व्यक्ति या महापुरुष, उनकी जयंती या उनके संबंधित उनकी पुण्यतिथि, उनसे संबंधित जो भी दिवस मनाए जाते हैं यहाँ पर लिस्ट है। मैं हमेशा की तरह आज भी रिवीजन करवाऊंगा आपका, ध्यान से सुनिएगा। जैसे 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर, और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। देखो, शहीद दिवस 2 बार मनाते हैं, एक 30 जनवरी और एक 23 मार्च को। ठीक है ना, 30 जनवरी वाला महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर मनाते हैं और 23 मार्च वाला जो शहीद दिवस होता है ये भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी की पुण्यतिथि पर मनाते हैं। 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर, और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं सरोजनी नायडू जी की जयंती पर। अच्छा, एक चीज और यहीं बीच में, अभी 24 जनवरी आएगा, ठीक है ना, यानी कि कल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन इंदिरा गांधी जी ने पहली बार प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली थी और वो पहली और इकलौती महिला प्रधानमंत्री रह चुकी हैं भारत की। तो 1966 में उन्होंने शपथ ली थी 24 जनवरी को दिन, इसलिए राष्ट्रीय बालिका दिवस। ध्यान रहे, राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी और विश्व महिला दिवस 8 मार्च। चलिए, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी की जयंती पर। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पीसी महालनोबिस की जयंती पर। 20 अगस्त सद्भावना दिवस राजीव गांधी जी की जयंती पर। 29 अगस्त को खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर। 5 सितंबर शिक्षक दिवस भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर।
15 सितंबर इंजीनियर्स दिवस, भारत रत्न मोक्ष गुंडकम विश्वेश्वरैया जी की जयंती पर। इसके अलावा 25 सितंबर अंत्योदय दिवस, दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर। 11 फरवरी वाला समर्पण दिवस पुण्यतिथि पर। इसके अलावा 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, महात्मा गांधी जी की जयंती पर। 15 अक्टूबर विश्व छात्र दिवस, एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती पर। इसे ध्यान रखना, ये विश्व छात्र दिवस है, पूरी दुनिया मनाती है। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की जयंती। 14 नवंबर बाल दिवस, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती। 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिवस, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि। और 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह जी की जयंती। और 25 दिसंबर सुशासन दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी जयंती। ठीक है, तो ये प्रमुख दिवस हैं और उनसे रिलेटेड जो महापुरुषों के संबंधित दिवस मनाए जाते हैं वो हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा की? तो अमेरिका ने साथियों ऑफिशियली डब्ल्यूएचओ और पेरिस क्लाइमेट चेंज जो ट्रीटी है उससे बाहर होने की घोषणा कर दी है। अमेरिका के नवनिर्वाचित जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने पहले ही अपनी बैठक में यह डिसीजन लिया कि हम डब्ल्यूएचओ से भी खुद को बाहर कर लेंगे, पेरिस क्लाइमेट चेंज जो ट्रीटी है उससे भी बाहर कर लेंगे। इन दोनों को समझिए एक एक करके डिटेल से। कल हालांकि मैंने इस पर आपको वीडियो दी हुई है रात को अभी, तो आप जाकर के इस वीडियो को देखिए कि डब्ल्यूएचओ क्या अब बंद हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका सबसे ज्यादा हाईएस्ट इसकी फंडिंग करने वाला देश था। ये फंडिंग करना बंद कर देगा तो अब देखते हैं डब्ल्यूएचओ कैसे ऑपरेट करेगा। या तो अपने आप को, अपने ऑपरेशन को बहुत सीमित कर देगा, बहुत लिमिटेड कर देगा, या तो इनको बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा। खैर, अमेरिका दोनों से बाहर हो गया है। पेरिस जलवायु समझौता 2015 में ये कॉप 21 जब सम्मेलन हुआ था तब हस्ताक्षरित किया गया था। 2016 तक आते आते ट्रीटी पर पूरा अच्छे से साइन हो गया था। ठीक है, तो 2020 में ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इनसे डब्ल्यूएचओ से बाहर होने की घोषणा कर दिए थे और 2017 में पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका को बाहर कर दिए थे। लेकिन जब 2020-21 वाला चुनाव हारे डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडन आए, तो जो बाइडन दोबारा से शामिल कर लिया अमेरिका को, है ना। लेकिन अब दोबारा से 2025 में फिर से ट्रंप आए हैं तो इन्होंने कहा फिर बाहर निकलो, और फिर ये बाहर हो गए हैं। ठीक है, तो ये कहानी थी इनकी। खैर, डब्ल्यूएचओ में सबसे बड़ा योगदानकर्ता यही है, और मैंने अभी जो कल वाली वीडियो है उसमें बताया है कि 893 मिलियन डॉलर इतना डोनेशन 2020 में अकेले अमेरिका ने किया था डब्ल्यूएचओ को। तो इतना ज्यादा फंड करता है। अब ऐसे में अगर बाहर हो जाएगा तो डब्ल्यूएचओ एक प्रकार से विकलांग हो जाएगा। खैर, अगर हम लोग पेरिस जलवायु समझौते पर बात करें, डब्ल्यूएचओ के बारे में तो मैंने समझा दिया, डब्ल्यूएचओ का क्या काम है आप मोटा मोटा दिमाग से समझ भी रहे होगे, है ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन है, स्वास्थ्य संबंधी चीजें करता है। जलवायु समझौता ये क्या है? पेरिस जलवायु समझौता साथियों कॉप 21 के तहत लिया गया था। कॉप 21, आप कॉप 29 में अभी जी रहे हो, अभी कॉप 29 हुआ, है ना। कहाँ पर हुआ? बाकू अजरबैजान में हुआ, उसको याद रखना, नोट डाउन करो। चलो जल्दी से लिखो, कॉप 29 कहाँ हुआ? बाकू अजरबैजान में हुआ, ठीक है ना। कॉप 28 कहाँ हुआ था? यूएई में। कॉप 27 कहाँ हुआ था? मिस्र में, इजिप्ट में। चलो, कॉप 21 जो हुआ ये 2015 में हुआ था, और इसी में बहुत बड़े बड़े डिसीजन आए। क्या क्या डिसीजन आए थे? अगर आपको याद हो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएसए, इसकी भी तो स्थापना की गई थी भाई, जिसकी अध्यक्षता भारत और फ्रांस कर रहा है। भारत और फ्रांस की ही अध्यक्षता में इसको स्थापित किया गया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। उसी में पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी पर भी समझौता हुआ था कि हम लोग क्लाइमेट के लिए भी कुछ चीजें करेंगे। ठीक है, और क्या क्या चीजें करेंगे कि पूरा वैश्विक जो तापमान होगा उसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिटेड करके रखेंगे। 1.5 डिग्री सेल्सियस, है ना, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ग्लोबल तापमान का जो होगा ये 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखेंगे, और इतने तक रखेंगे सीमित। ठीक है, और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया कि वर्ष 2024 जो है, वर्ष 2024 जो है ये 1.6 डिग्री 1.6 डिग्री सेल्सियस जो है इसका वैश्विक तापमान की लिमिट को क्रॉस कर गया है। 1.6 डिग्री सेल्सियस तक ये बढ़ गया है, और ये पहला हुआ है, पहला ऐसा वर्ष रहा है पिछले 150 सालों में, पहली बार ऐसा हुआ है। तो ये सबसे गर्म वर्ष रहा है 2024 का। और इसमें भी मैंने आपको बताया था कि सबसे गर्म दिन पूछा जाए तो अब तक का सबसे गर्म दिन 22 जुलाई रहा है, जब पूरा ग्लोबल एवरेज जो टेम्परेचर रहा वो 17 पॉइंट समथिंग डिग्री सेल्सियस रहा है। ठीक है ना, ये पूरे वर्ष का एवरेज तापमान है, टेम्परेचर है। अब ऐसा मत समझना 1 डिग्री कैसे हो सकता है, 1.5 डिग्री कैसे हो सकता है। हमारे यहाँ तो 40, 45, 37 डिग्री या 30 डिग्री रहता है। तो जब ग्लोबल लोग है ना,
तो आर्कटिक का, उसके बाद ग्रीनलैंड का, रसिया, अमेरिका वगैरह यहाँ पर तो मतलब माइनस में चले जाते हैं। तो इसलिए एवरेज इतना रहता है, ठीक है। और इससे नीचे रहे तभी पृथ्वी सुरक्षित रहेगी। ऊपर जाएगा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ग्लेशियर पिघलेंगे और जल स्तर बढ़ेगा, देश डूबेंगे, बहुत सारी इकोनॉमी डूबेगी, बहुत सारे द्वीप डूब जाएंगे। द्वीप देश बहुत सारे हैं जो, वो सब तो डूब ही जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। खैर, ऐसा कंटेंट आपको कहीं मिलेगा नहीं, तो पहले सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। देखो, लाइक वगैरह नहीं करते हो ना, तो फिर आने वाले दिनों में जो वीडियो आती है वो आपको रिकमेंड नहीं होती है। इस लेवल का कंटेंट आपको कहीं पर भी करंट अफेयर में मिल जाए 20 मिनट के अंतर्गत, तो आप आकर के कमेंट करिएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो ये वीडियो कल देख लेना, कल वाली। अगला, हाल ही में जारी एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर रैंकिंग 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर रैंकिंग 2025 में भारत है किस स्थान पर? तीसरे स्थान पर। यहाँ पर देखिए, इंडिया स्लिप्स टू थर्ड प्लेस ऑन द ट्रस्ट बैरोमीटर, लो इनकम ग्रुप लेस ट्रस्टिंग देन रिचर काउंटर पार्ट्स। तो शीर्ष 3 देशों में चीन है, इंडोनेशिया है, तीसरे पर भारत है। भारत मूल की कंपनियों में विश्वास के मामले में भारत 13वें स्थान पर है और एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर है, ठीक है ना। तो कंपनियों में विश्वास के मामले में 13वें पर है। इसमें कनाडा, जापान और जर्मनी टॉप पर है। ये एक प्रकार की ट्रस्ट, मतलब देश का ओवरऑल, देश पर कितना ट्रस्ट है किसको, ये है रैंकिंग इसी पर, ठीक है ना। अब ये पिछले दिनों में कुछ सूचकांक आए हैं, उनका रिवीजन करेंगे हम लोग। जैसे विश्व भविष्य कौशल सूचकांक में भारत 25वें स्थान पर रहा था। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स अभी लेटेस्ट वाली आई, इसमें भारत स्लिप करके 85वें पर चला गया, 83वें से 50वें पर। साइबर अटैक्स के मामले में हम लोग दूसरे पर हैं अमेरिका के बाद। सतत व्यापार सूचकांक में 23वें पर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग 10वें पर है। इसमें टॉप 3 में कोई नहीं है ना। चौथे से शुरुआत होता है और चौथे पर डेनमार्क है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में हम लोग 72वें पर हैं। विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में 79वें पर हैं। प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में 176वें पर हैं और विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट पर 84वें स्थान पर हम लोग हैं, ठीक है, भारतीय। कहां पर तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया? तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन ये आयोजित किया गया कोणार्क, ओडिशा में। कोणार्क का सूर्य मंदिर तो बहुत प्रसिद्ध है ना। इतिहास जो लोग पढ़ते होगे, चलो कमेंट करके बताओ किस राजा ने बनवाया था कोणार्क का सूर्य मंदिर। आते हैं टॉपिक पर। तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया, आपके सामने ये आर्टिकल दिख रहा है। तो 20 और 21 जनवरी को आयोजित किया गया। जी किशन रेड्डी ने इसका उद्घाटन किया है। मुख्य अतिथि थे मोहन चरण मांझी, जो कि ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। इस सम्मेलन में महत्वपूर्ण खनिजों के खनन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। राजस्थान 2023-24 में सबसे अधिक नीलामी आयोजित करने में उत्कृष्ट योगदान के लिए पहला पुरस्कार जीता। मध्य प्रदेश दूसरा जीता और तीसरा महाराष्ट्र ने जीता है, ठीक है ना। किस मामले में? सबसे अधिक नीलामी आयोजित करने के उत्कृष्ट योगदान के लिए। अब कुछ और आयोजन सम्मेलन हुए, उनका भी रिवीजन करिए। रिवीजन भी जरूरी है, रिवीजन करते रहो। एआई शिखर सम्मेलन फ्रांस में होने वाला है, फरवरी में होने वाला है, पीएम मोदी जाएंगे। तो अभी आयोजित नहीं हुआ है, लेकिन होगा भी अगले महीने। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन पटना, बिहार में। 28वें राष्ट्रमंडल अध्यक्ष का सम्मेलन 2026 में होगा और भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन भुवनेश्वर, ओडिशा में किया गया और ये प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर आयोजित किया जाता है। फर्स्ट वेब शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। विश्व समुद्री सम्मेलन चेन्नई में हुआ और पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानिक सूचकांक प्रबंधन एशिया प्रशांत सम्मेलन भारत में और आम सभा और वैश्विक सहकारी सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। अगला, हाल ही में चर्चित पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20, इसके लेखक कौन हैं? इस पुस्तक को लिखा है साथियों अमिताभ कांत ने। अमिताभ कांत ने G20 पर आधारित ये पुस्तक लिखी हुई है ना। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में अमिताभ कांत जी ने G20 सम्मेलन पर आधारित कौन सी पुस्तक लिखी? तो हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20। अमिताभ कांत क्यों? अमिताभ कांत कौन थे भाई? ये बनाए गए थे इसके शेरपा। G20 सम्मेलन जो हम लोगों ने 2023 में आयोजन किया था ना, तो इसके ये शेरपा थे, याद हो आपको। इससे पहले अमिताभ कांत कौन थे? इससे पहले अमिताभ कांत सीईओ रह चुके हैं किसके? नीति आयोग के। किसके? नीति आयोग के। नीति आयोग के ये सीईओ रह चुके हैं अमिताभ कांत।
लेकिन इनको G20 का शेरपा बनाया गया था। खैर अभी बीवी सुब्रमण्यम सीईओ हैं नीति आयोग के। G20 के शेरपा ये 2023 में थे जब भारत ने G20 का आयोजन किया था। 2023 का G20 आयोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना, उस पर आएंगे। ये पुस्तक का पहले फोटो देख लो, तस्वीर देख लो, हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट जीटी, एमटी मतलब माउंट जीटी। तो ये G20 जो है आयोजित किया गया भारत के द्वारा। भारत का आयोजन इसलिए इंपॉर्टेंट था, एक तो सबसे बड़ा डिक्लेरेशन साइन हुआ, G20 डिक्लेरेशन सबसे बड़ा डिक्लेरेशन था, मतलब सबसे ज्यादा पॉइंट्स उसमें लिए गए। दूसरा ये कि रसिया यूक्रेन युद्ध के बीच में ये आयोजन था, ये बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल था। तीसरा ये कि हम लोगों ने इस बार सबसे एक इम्पॉर्टेंट काम किया कि अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया। देखो G20 को G21 बनाया हम लोगों ने, भारतीयों ने। G20 एक्चुअली में 20 संगठन और देश मिलाकर के का समूह था, 20 सदस्यों का, लेकिन ये अब हो गया है 21 सदस्यों का समूह, 19 जिसमें देश हैं, एक यूरोपियन यूनियन था। लेकिन हम लोगों ने इस बार 2023 वाले में अफ्रीकन यूनियन को जोड़ा है। किसे? अफ्रीकन यूनियन को जोड़ा है इसमें। तो अब हो गए हैं 21 सदस्य देश। G20 नाम सुन करके 20 लगाकर मत चले आना, गलत हो जाएगा। अफ्रीकन यूनियन भी जुड़ गया है, यूरोपियन यूनियन, 2 संस्थाएं हैं और 19 देश हैं इसमें। अच्छा, दुनिया की 80% इकोनॉमी जो है वो G20 कंट्रीज के अंतर्गत कवर हो जाती है, और इसके अलावा 1/3 पॉपुलेशन भी कवर हो जाती है, क्योंकि इंडिया चाइना वगैरह सब इसमें है। दूसरी बात, पिछली बार वाला यानी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? क्योंकि ये तो G20 तो हम लोगों ने 2023 में आयोजन किया था, G20 सम्मेलन 2023 में आयोजन किया था। 2024 वाला आयोजन ब्राजील में किया गया था, रियो डी जनेरियो में। ठीक है, चलिए, 1999 में इसकी स्थापना हुई थी और 21 सदस्य देश हैं। अब पिछले दिनों में जो पुस्तकें आई थी इनका हम लोग रिवीजन करेंगे। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, पंकज मिश्रा ने लिखा, कल बताया था मैंने। पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेज, KS चौहान ने लिखा है। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, ये इसका विमोचन अमित शाह जी ने किया। द अनयील्डिंग जज, गौरी ग्रोवर ने इसको लिखा। ब्रिंग इट ऑन, द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये दीपा मणिकलिन का इंपॉर्टेंट पुस्तक है। दलाई लामा का खुशी का रहस्य, डॉक्टर दिनेश सहारा ने। और व्हाई भारत मैटर्स, ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, एस जयशंकर साहब ने लिखा है। अच्छा, माँ मदर जो पुस्तक है, कल यहाँ पर अर्जुन राम मेघवाल का नाम आ गया था, वो विमोचन करता थे, ठीक है ना। तो माँ मदर पुस्तक जो है इसको डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोड़ावत ने लिखा है। लेखक ये हैं, विमोचन उन्होंने किया था। ठीक है, अगला, जनवरी 2025 में कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदार देश बना, ब्रिक्स का पार्टनर कंट्री बना है? तो कौन बना है भाई? नाइजीरिया। नाइजीरिया एक अफ्रीकन कंट्री है, ये बन गया है ब्रिक्स की एक पार्टनर कंट्री। पार्टनर कंट्री क्या है और मेंबर कंट्री क्या है, दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। मेंबर जो हैं वो हैं 10, आज के टाइम पर ब्रिक्स के मेंबर हैं 10। 5 थे पहले से, 4 अभी जुड़े पिछली बार, और एक अभी रिसेंटली जुड़ा है कुछ दिन पहले। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया ना, इंडोनेशिया 10वां सदस्य बना था, याद है कि भूल गए? भूलो मत भाई, भूलो मत, एक एक चीज बताऊंगा, ध्यान से सुनते जाओ। ब्रिक्स जो है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों का संगठन था, लंबे समय तक था। हालांकि साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा था, है ना, उससे पहले ब्रिक ही था, जब स्थापित हुआ तो 2006 में स्थापित हुआ था। लेकिन उसके बाद लंबे समय तक ये 5 ही देश थे। अभी 2023 में क्या हुआ कि 5 देश को और इनवाइट किया गया कि शामिल हो जाओ। इन 5 देशों में कौन कौन थे? इन 5 देशों में सऊदी अरब को कहा गया था, इथियोपिया को कहा गया था, इजिप्ट को कहा गया था यानी मिस्र को कहा गया था, और ईरान को कहा गया था। 5 देशों को कहा गया था, लेकिन शामिल हुए केवल 4। सऊदी अरब कहा अभी हम नहीं शामिल होंगे, अभी हम विचार करेंगे। तो 4 देश शामिल हुए तो 9 सदस्य देश हो गए। तो 5 प्लस 4 हो गए, 9 हो गए। एक अभी रिसेंटली इंडोनेशिया जुड़ा हुआ है, तो हो गए 10। अभी वर्तमान में 10 सदस्य देश हैं, ये बात ध्यान रखना। 10वां कौन सा है? इंडोनेशिया। 10वां कौन सा है? इंडोनेशिया। ठीक है, अब आते हैं पार्टनर पर। ये तो रहा मेंबर कंट्रीज। पार्टनर कंट्री वो कि जो अभी मतलब सपोर्ट करते हैं, हाँ इस संगठन के हम लोग पार्टनर रहेंगे, सहभागी रहेंगे, लेकिन अभी मेंबर के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया गया है। कई दिनों तक, कई सालों तक ये पार्टनर रहेंगे, फिर इनमें से किसी किसी को धीरे धीरे करके, या हो सकता है सबको मेंबर बना लिया जाएगा। ब्रिक्स का एक्सपेंशन तो हो ही रहा है। खैर, तो 9वां ये पार्टनर कंट्री बना है। अब 9 पार्टनर कंट्री हो गए हैं, 10 सदस्य देश हो गए हैं। नाइजीरिया, बेलारूस, बोलोविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान, ये सब पार्टनर कंट्री हैं। ठीक है, अगला, ऐसे ही कंटेंट के साथ अपनी पुस्तक भी है। पुस्तक देखो, मैं खुले तौर पर कह रहा हूँ, सबसे महंगी पुस्तक है।
है ना, और मैं इसको एक्सेप्ट भी करता हूँ। महंगी है लेकिन कंटेंट भी इसमें महंगा है, कंटेंट इजी नहीं है। अगर जिसको रियल में एग्जाम पास करना है, चाहते हो 100% क्वेश्चन आपका भिड़ जाए, इस पुस्तक के बाहर ना पूछा जाए, तब तो आप बुक लो। अगर आप वन लाइनर के चक्कर में पढ़ करके अपने दिल को तसल्ली देना चाहते हो तो बुक को मत लो, कोई सस्ती पुस्तक ढूंढ करके खरीद लो। पुस्तक ये अमेजन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, हाईएस्ट पॉजिटिव रेटिंग के साथ। जिनके पास गया है उनको पता है इस बुक की ताकत क्या है, इसी वजह से ये महंगी भी है और ये महंगा ही रहेगा। ठीक है ना, ये बात को मैं क्लियर कर देता हूँ। दूसरा बात ये कि जिनको इंग्लिश में चाहिए बुक और इंग्लिश ट्रांसलेशन में उनको स्पायरल बना करके नोट्स दिया जा रहा है, तो उनको व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप पर उनको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा, उस हिसाब से आप वो कर पाओगे ऑर्डर। व्हाट्सएप का नंबर 7235939467 है। ठीक है ना, तो अगेन कि अगर दमदार कंटेंट चाहिए तो दमदार आपको बुक मिलेगी। ठीक है ना, और महीने भर का रिचार्ज आपका जितना होता है उससे भी कम दाम पर ये बुक है। और जो साल भर का कंटेंट है तो आपको खुद ही कैलकुलेशन कर लेना है कि महीने भर वाला रिचार्ज ज़्यादा है या साल भर का कंटेंट आपके लिए, जो आपकी ज़िंदगी बनाएगा। किस फाइनेंस कंपनी ने महाकुंभ में मुफ्त लॉकर सुविधा का शुरुआत किया? तो मुफ्त लॉकर सुविधा की शुरुआत की है दोस्तों मुथूट फाइनेंस ने। महाकुंभ में अभी इन्होंने शुरुआत की है कुछ इस प्रकार से, मुथूट फाइनेंस के द्वारा। लॉकर सुविधा क्या है? जैसे बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग जा ही रहे हैं स्नान करने, तो उनके सामान वगैरह के लिए लॉकर सुविधा होगी। वो सामान वगैरह आकर के अपना यहाँ रख पाएंगे, उसके बाद जाकर के दर्शन वगैरह करके आए, फिर वापस आकर अपना सामान लें। ये मुफ्त लॉकर से सुविधा है तो मतलब यहाँ कोई चीज़ नहीं। अरे यार, आप लोग को लॉकर क्या बताना, आप लोग जाते हो एग्जाम देने ना, तो वहाँ 10-10 रुपए दे करके बैग जमा करते हो, वही है लॉकर सुविधा। कि सेफ्टी और सिक्योरिटी फिर उनकी जिम्मेदारी हो जाती है, आपके सामान की सुरक्षा की। लेकिन ये मुफ्त लॉकर सुविधा है तो ये मतलब ये फ्री है। चलिए, तो महाकुंभ प्रयागराज में ये शुरू किया गया है विश्वास की तिजोरी नाम से। ओके, मुथूट फाइनेंस कंपनी है एक। अगला, जनवरी 2025 में एएसआई पुरातत्वविदों का को कहां पर 1200 साल पुराने बौद्ध मठ मिला है? तो एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी 1200 साल पुराने बौद्ध मठ खोजा है। कहां पर? ये ओडिशा में खोजा गया है। ठीक है, ओडिशा में खोजा गया है। कहां पर? ओडिशा में रत्नागिरी बौद्ध स्थल, जाजपुर जिला, ओडिशा में। तो 1200 साल पुराने हैं ये। इसमें मिट्टी के बर्तन मिले हैं, उत्कीर्ण पत्थर मिले हैं, मनके मिले हैं, पत्थर खंभे मिले हैं, प्राचीन ईंटें, दीवार, मूर्तियां, बहुत सारी चीजें मिले हैं। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पर इमेजेस में, तो ये मिला है। वैसे भी रत्नगिरी फेमस है, रत्नगिरी को रत्नों की गिरी क्या कहे, जवाहरातों का पहाड़। ठीक है, रत्न का गिरी, गिरी मतलब पहाड़, तो ये ऑलरेडी उसे कहते ही हैं। वहीं पर ये भी चीज मिला हुआ है। 5 फुट की अखंड हाथी की मूर्ति भी मिली है। एक विशाल बुद्ध का सिर मिला है, बुद्ध देवताओं की मूर्ति कला के टुकड़े मिले हैं। ये जो आक्रमणकारी हुआ करते थे ना, ये जो अपने धरोहर रहते थे, चाहे मंदिर हो या कोई मूर्ति है, तो उसको सबको तोड़ देते थे, है ना, बहुत बुरी तरीके से। चलिए अगला, उड़ीसा के बारे में अगर देखना चाहो तो उड़ीसा यहाँ पर है, आपको मिल जाएगा। भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। मोहन चरण मांझी बीजेपी पार्टी के सीएम हैं। कम्हमपति हरिबाबू यहाँ के गवर्नर हैं। चिल्का झील है। चिल्का झील जब भी आती है 3 पॉइंट। कौन सा? खारे पानी की सबसे बड़ी झील। दूसरा, लैगून झील है। तीसरा, ये फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया है, भारत की पहली रामसर साइट इसी ही घोषित किया गया था। अंशुपा झील भी है, कांजिया झील भी है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क है, चंदका हाथी विहार है, भीतरकनिका नेशनल पार्क है। भीतरकनिका नेशनल पार्क है तो क्या बोलोगे? दूसरा सबसे बड़ा मैग्रेव क्षेत्र। दूसरा सबसे बड़ा मैग्रेव क्षेत्र। सबसे बड़ा मैग्रेव क्षेत्र कौन था? सुंदरबन का नेशनल पार्क। घुमरा, छाऊ, सवारी, संचार, पैका, गरुड़ वाहन ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। और उड़ीसा अपना बॉर्डर देखिए किससे किससे लगाता है, वेस्ट बंगाल से, इसके अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़ और थोड़ा सा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से। जिलों की संख्या यहाँ पर 30 है। विधानसभा में 147 सीटें, लोकसभा में यहाँ से 21 और राज्यसभा में यहाँ से 10 सीट जाती है। आगे बढ़ते हैं। किस मंत्रालय ने 22 जनवरी से 8 मार्च तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाने की घोषणा की? 10वीं वर्षगांठ मतलब कि 10 साल पहले शुरू किया गया होगा, तो 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की। 22 जनवरी से 8 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा, वर्षगांठ मनाया जाएगा। किसके द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो गवर्नमेंट टू सेलिब्रेट 10 ईयर ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विद नेशन वाइड इवेंट, है ना। तो यहाँ पर दिया नहीं गया है, लेकिन 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो अब इसमें क्या होगा? कम बाल लिंग अनुपात वाले क्षेत्रों में लैंगिक भेदभाव का मुकाबला करना और लड़कियों की शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देना।
सुकन्या समृद्धि योजना भी 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत शुरू की गई थी। ओके, अगला, जनवरी 2025 में किसको बॉम्बे हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो अभी बॉम्बे हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट, दो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के बने हैं आलोक आराधे और देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली हाई कोर्ट का बनाया गया है चीफ जस्टिस। ठीक है ना, चीफ जस्टिस हैं ये। अपने भारत में आपको पता हो 25 हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट हैं, और 25वां वाला कौन सा है, 25th कौन सा है? तो आप बताओगे अमरावती हाई कोर्ट। अमरावती, अमरावती हाई कोर्ट कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, याद रहेगा। 25 हाई कोर्ट हैं, एक सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में 34 जज हो सकते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम 34 जज हो सकते हैं। इस 34 को ऐसे मत लिखा करो, ऐसे लिखा करो 33 + 1, मतलब 33 जज होंगे और एक चीफ जस्टिस होंगे सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय दिल्ली हाईकोर्ट के और न्यायमूर्ति आलोक आराधे बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की द्वारा इनको नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति ही नियुक्ति करती है राज्यों के चीफ जस्टिस को, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। क्विज पीडीएफ ये आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर मिल जाएगा। और कल से ऑफर शुरू हो रहे हैं रिपब्लिक डे के, तो दिल थाम के बैठिए। कल एक भारी छूट देखने को मिलने वाले हैं अपने वीडियो कोर्सेज और ई बुक्स पर। ध्यान रहे, ई बुक्स पर, बुक्स पर नहीं। ठीक है, चलिए, कल का क्वेश्चन आप देख लीजिए। कल मैंने पूछा था आपसे इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है जहां पहला खो खो विश्व कप का आयोजन किया गया था? तो यह है नई दिल्ली में। यूसीसी विधेयक को किस वर्ष उत्तराखंड विधानसभा में पास किया गया था, पेश किया गया था? 2023 में ही ला दिया गया था, पास हुआ था 2024 में। संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का वर्णन किया गया है? ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है, कई बार पूछा गया है, ये कई एग्जाम में पूछा गया है ना। यूसीसी किस अनुच्छेद में है, तो बताइएगा। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, ये भी बताइए, इजी क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल से आप आंसर करने का कोशिश कीजिए। बुक को अभी ऑर्डर कीजिए अमेजन पर जाकर या फ्लिपकार्ट पर जाकर। ठीक है, अमेजन पर थोड़ा सस्ते में मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पर थोड़ा सा इनका चार्ज ज्यादा होता है, तो कॉस्टली मिलेगी। फिलहाल आप ऑर्डर कर सकते हैं जो भी आपके लिए सुविधाजनक हो। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।